हेलो गाइस, आप देख रहे यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि 3100 प्रश्नों की जो हमारी सीरीज़ थी उसका आज 7वां दिन है। तो हम लोग ऑलरेडी 1200 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो आज का ये 7वां दिन है, तो इसमें हम कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसका जो क्वेश्चन है वो है, इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है। इस्पात आप जानते हो कि स्टील को बोलते हैं, स्टील को। तो इस्पात की कठोरता कार्बन की प्रतिशत मात्रा पर डिपेंड करती है कि उस स्टील के अंदर कितना कार्बन का परसेंटेज है। आगे बढ़ते हैं। टिन का गलनांक होता है, तो टिन का गलनांक होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है, धातुओं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो धातु में प्रत्यास्थता, तन्यता, आघात वर्धनीयता और भंगुरता तथा कठोरता, ये सभी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन की मात्रा पर लोहा कितने प्रकार का होता है, कि लोहे में कितना कार्बन का परसेंटेज है। तो इसके हिसाब से लोहा 3 प्रकार का होता है, वो है ढलवां लोहा, पिटवां लोहा और इस्पात। अब बात करेंगे ढलवां लोहे के प्रकार की। तो ढलवां लोहा जो है वो श्वेत ढलवां लोहा, दूसरा ढलवां लोहा, द्रुत शीतल ढलवां लोहा और आघातवर्ध ढलवां लोहा, ये सभी ढलवां लोहे के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। इस्पात के प्रकार, जो सेकेंड टाइप का था इस्पात, उसमें देखते हैं मृदु इस्पात है, मध्यम कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन युक्त इस्पात, विशिष्ट इस्पात, मृदुन इस्पात और पृष्ठ कठोर इस्पात, ये सभी जो है इस्पात के प्रकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्चे लोहे को किन भट्टियों में गर्म किया जाता है। तो उन भट्टियों का क्या नाम है। तो जिन भट्टियों में कच्चे लोहे को गर्म किया जाता है वो क्यूपोला नामक भट्टियाँ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयला तथा अनुप्रयुक्त लोहा, स्क्रैप आयरन जिसको बोलते हैं, नामक पदार्थ के साथ में गर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट, ढलवां लोहे में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2 से 4.3% होती है। ये आपको कहीं कहीं पर 2 से 4 भी लिखी मिल सकती है। नेक्स्ट है सिलिकॉन की मात्रा। तो सिलिकॉन की मात्रा ढलवां लोहे में जो होती है 1 से 3.5%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ढलवां लोहा दानेदार तथा भंगुर भी होता है। ये दानेदार होता है, भंगुर होता है, और ढलवां लोहे को मशीन द्वारा सरलता से नहीं काट सकता, इसे गर्म करके जोड़ नहीं सकते। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन इसमें एक काम हो सकता है, वो है बेल्डिंग तथा ढलाई की जा सकती है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग, जो ढलवां लोहा था उसका उपयोग फ्रेम बनाने में, खंभे बनाने में, बेलन नली बनाने में, और जो गतिपालक पहिया होता है कुट्टी काटने वाली मशीन में, उसका पहिया बनाने में, सिलेंडर तथा इंजन के ब्लॉक आदि बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग, ढलवां लोहे का। नेक्स्ट पॉइंट है, पिटवां जो लोहा है, पिटवां लोहे को किन भट्टियों में गर्म किया जाता है। तो इसे परावर्तनी भट्टी या पलटनी भट्टी में किया जाता है, और ढलवां लोहे को क्यूपोला भट्टी में, और पिटवां लोहे को परावर्तनी भट्टी में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इस्पात ढलवां लोहा पिटवां लोहा के बीच का होता है। तो इस्पात क्या होता है, वो लोहा जो ढलवां और पिटवां के बीच वाला होता है उसे इस्पात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे लोहे का गलनांक होता है। तो कच्चे लोहे का गलनांक होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, श्वेत ढलवां लोहे में कार्बन होता है, तो 2 से 4% होता है श्वेत ढलवां लोहे में। अगला पॉइंट है, पिटवां लोहे के 2 टुकड़े मिलाने हेतु तापमान होना चाहिए। तो अगर पिटवां लोहे के 2 टुकड़े मिलाने हैं तो इसके लिए जो है टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट है, पिटवां लोहे का गलनांक होता है तो 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु इस्पात में मिलाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मिश्र धातु हैं जो इस्पात में मिलाए जाते हैं। तो वो है निकल, मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम और कोबाल्ट, ये सभी धातुएं जो हैं उसमें मिलाए जाते हैं। अगला है, कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपालक चक्र बना होता है। इसकी बात हम अभी कर चुके थे। तो किसका बना होता है, ढलवां लोहे का बना होता है। हस्तचालित कुट्टी काटने वाली मशीन का जो सॉफ्ट है वो मृदु इस्पात का बना होता है। यहाँ पर हमने सभी तीनों क्वेश्चन मशीन के ही रखे हैं, जिससे आपको आसानी हो, कन्फ्यूजन ना हो कि जो गतिपालक है वो ढलवां का होता है और जो सॉफ्ट होता है मशीन का वो मृदु इस्पात का होता है। अगला पॉइंट है, इस मशीन में जो छुरे लगे होते हैं गंडासे, उनकी संख्या 2 होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्टन नल का दाबरोधी बना होता है। तो मेस्टन नल का दाबरोधी किसका बना होता है, ढलवां लोहे का। साबास हल की दाबरोधी भी ढलवां लोहे की ही बनी होती है। ये तो थे दोनों पॉइंट। इसके साथ जो अगला क्वेश्चन है वो है, विक्ट्री हल की जो हरीस होती है वो मृदु इस्पात की बनी होती है, और यूपी नंबर 2 हल की फार भी मृदु इस्पात की बनी होती है। तो आपने देख लिए दोनों क्वेश्चन मृदु इस्पात से रिलेटेड थे, ये ढलवां लोहे से। इसी के साथ जो है अगला प्रश्न है,
गेज व्हील बनी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेज व्हील जो है ढलवां लोहे की बनी होती है और नट बोल्ट मृदु इस्पात के। ये क्वेश्चन बहुत ही जो है प्रचलित प्रश्न है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से। आगे बढ़ते हैं। ढलवां लोहे में लोहे की प्रतिशत मात्रा होती है। यहाँ पर लोहे की मात्रा पूछेगी, ना कि कार्बन की। कार्बन की कितनी थी? 2 से 4% या 2.2 से 4.3% थी। तो ढलवां लोहे में लोहे की जो परसेंट मात्रा है वो 92 से 94% होती है। अगला प्रश्न है, गियर बने होते हैं। तो गियर जो है वो मृदु इस्पात के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। गेज व्हील का कार्य होता है। तो गेज व्हील का जो कार्य होता है वो है गहराई को नियंत्रित करना, और दावरोधी का प्रयोग मिट्टी पलट हल में किया जाता है। मिट्टी पलट हल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक हत्थे वाला हल है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं हत्थे वाले हल के। तो कौन कौन से हैं? मेस्टन हल है, प्रजा हल और शाबाश हल। ये तीनों हल एक हत्थे वाले हैं। नीचे 2 हत्थे वाले हलों के एग्जाम्पल्स हैं, विक्ट्री हल और टर्नरेस्ट हल। ये सभी 2 हत्थे वाले हल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कूड़ की दीवार के विरुद्ध हल तल को सहारा देती है। तो कौन देती है? वो गनल एक पार्ट होता है, वही देती है सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी पलट हल में मिट्टी पलटने वाला भाग कहलाता है। तो आप देखे होंगे जो मिट्टी पलट हल होते हैं, मोल्ड बोर्ड प्लो होते हैं जो, उनमें जो मिट्टी पलटने का कार्य करता है वो पंखा जो लगा होता है वो काम करता है। पंखा ये कोई वैसा फैन नहीं, बट ये पंखा जो है एक धातु की ही वो परत होती है, जिससे फार जो होता है भूमि में पहले प्रवेश करता है, उसके बाद वो मिट्टी उठ के पंखे पर आती है और यही पंखा उसे पलट देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेस्टन हल का आकार होता है। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हल हैं उनके हलों के आकार रखे गए हैं, देखते हैं। तो मेस्टन हल का आकार है 15 सेंटीमीटर, वाह वाह हल का आकार है 15 सेंटीमीटर, और जो यूपी नंबर 2 हल है उसका आकार होता है 20 सेंटीमीटर। तो ये तो थे हलों के आकार। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है मिट्टी पलट हल। आप जानते हो जो प्राथमिक भू परिष्करण होता है वो जो है सोइंग से पहले जो भी प्रोसेस होती हैं, कर्षण क्रियाएँ होती हैं, वो सभी प्राथमिक भू परिष्करण में आती हैं। तो मिट्टी पलट हल जो है वो एक प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। बात आगे करते हैं कि वाह वाह हल जो है हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है। तो इसका होता है 3 mm, और मेस्टन लगा भी क्षैतिज झुकाव। ये ऊर्ध्वाधर था, यहाँ पर ये क्षैतिज है, इसका भी 3 mm होता है। नेक्स्ट है, देसी हल के द्वारा बनी कूड़ की गहराई होती है। तो देसी हल से जो कूड़ की गहराई होती है वो 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। नेक्स्ट है, लगभग 125 किलोग्राम खिंचाव वाले हलों के एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं। तो वो है प्रजा हल, वावा हल और शाबाश हल। इन सभी का जो खिंचाव होता है नॉर्मली 125 किलोग्राम तक होता है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक आकार का कोण बनाने वाला हल होता है। तो विक्ट्री हल ये एक बड़ा भारी हल होता है और सर्वाधिक खिंचाव भी इसी का होता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। लकड़ी की हरीस किस हल में बनी होती है? लकड़ी की हरीस तो किस में बनी होती है? मेस्टन हल में। लोहे के हत्थे में प्रयोग होता है मृदु इस्पात, और मृदु इस्पात की फार बनी होती है पंजाब हल में। अगला क्वेश्चन है, उच्च कार्बन इस्पात से बनी फार वाले हल हैं। जो हाई कार्बन स्टील है उससे कौन कौन से हलों के फार बने होते हैं? तो वो हैं, एक तो ये वावा हल है, और यूपी नंबर 1 हल और यूपी नंबर 2 हल। तो इन तीनों हलों में जो है उच्च कार्बन इस्पात की फार बनी होती है। अगला प्रश्न है, मेस्टन हल की फार होती है। तो मेस्टन हल और वावा हल, इन दोनों की फार कैसी होती है? स्लिप टाइप की फार होती है। हमने ये दोनों प्रश्न इसीलिए साथ में रख दी इससे आपको आसानी हो। तो मेस्टन हल और वावा हल की फार जो है स्लिप फार होती है। शाबाश हल की भी स्लिप फार होती है। अगला पॉइंट है, विक्ट्री हल का फार होता है। तो इसका हर जो फार होता है वो सीधा टाइप का होता है। नेक्स्ट, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियंत्रक सलाह जो लगी होती है वो विक्ट्री हल में ही लगी होती है, नियंत्रक सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्टन हल की फार बनी होती है। तो किस लोहे से बनी होती है? ध्रुव ढलवां लोहे की, ध्रुव शीतल लोहे की बनी होती है। अगला है, हल में लगे वर्टिकल क्लेविक्स से नियंत्रित किया जाता है। वर्टिकल क्लेविक्स से, तो वर्टिकल है तो इससे उनकी गहराई नियंत्रित करी जाती है। अगला प्रश्न है, वाह वाह सीनियर कल्टीवेटर में खुरपों की संख्या होती है। किसमें? वाह वाह सीनियर कल्टीवेटर पूछा गया है, तो इसमें 5 होती है। खूंटीदार हैरो में टूथ बार की संख्या भी 5 होती है, और कमानीदार हैरो में हत्थों की संख्या 1 होती है। अब बात करेंगे एक हत्थे वाले कल्टीवेटर का उदाहरण। तो वो कौन है? RN कल्टीवेटर जो है ये एक हत्थे वाला कल्टीवेटर है।
नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा कल्टीवेटर जिसका यूज बुआई के लिए किया जाता है, सोइंग पर्पस के लिए, तो वो है वाहवा कल्टीवेटर। इसका प्रयोग जो है बुआई के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकोला हो में खुरपों की संख्या है, तो 3। नेक्स्ट है, पावर टिलर की अश्वशक्ति है, तो पावर टिलर की अश्वशक्ति होती है वो 2 से 12 अश्वशक्ति HP होती है, हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हाइड्रोलिक का कार्य होता है वो कृषि यंत्रों को ऊपर तथा नीचे उठाना व गिराना, ये हाइड्रोलिक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडी थ्रेशर सिलेंडर होता है, तो किस टाइप का होता है, लूप वायर टाइप का होता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रा रेक का कार्य है, तो स्ट्रा रेक का कार्य होता है अनाज को साफ करना। थ्रेशर का सिलेंडर घुमाया जाता है, तो थ्रेशर का सिलेंडर होता है वो 550 चक्कर प्रति मिनट घुमाया जाता है, राउंड पर मिनट। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब पूछा गया है कि कटर बार की गति होती है, तो कटर बार की जो गति का टाइप है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। आगे बढ़ते हैं, मोअर में लेज़र प्लेट लगी होती है, तो मोअर में जो लेज़र प्लेट लगी होती है वो उसके गार्ड में लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्से में बीज को चलाने का कार्य करते हैं, तो जो विलोडक पार्ट होता है वो बीज को चलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, बूट सीड ड्रिल में लगा है, तो जो बूट होता है वो सीड ड्रिल में बीज नलिका जो सीड ट्यूब होती है उसके नीचे लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती, ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। तो सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, वो है बीज से बीज की दूरी नियंत्रित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, खुरचनी का स्कूप बना होता है, खुरचनी आप जानते होंगे, खुरचनी जो है स्क्रैपर को बोलते हैं, जो मिट्टी की ढाल होती है उसको समतल करने में स्क्रैपर का यूज होता है, तो उसका जो स्कूप है वो मृदु इस्पात का बना होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर प्रचलित हैरो है, अधिकतम प्रचलित हैरो, तो वो है डिस्क हैरो। आप भी जानते होंगे डिस्क हैरो की जो लोकप्रियता है वो कितनी ज़्यादा है, इसका कार्य भी बड़ा अच्छा होता है। नेक्स्ट है, अंधी गुड़ाई के लिए, सबसे पहले आप ये बताएं अंधी गुड़ाई किस फसल में करते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्रोनॉमी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंधी गुड़ाई के लिए प्रयोग करते हैं खूंटीदार हैरो। अगला प्रश्न है, बागों में प्रयोग की जाती है, कौन सी हैरो प्रयोग की जाती है, कमानीदार हैरो प्रयोग की जाती है। बैलों द्वारा चालित हो है अकोला हो, और जूनियर वावा कल्टीवेटर में 3 टाइनें लगी होती हैं। ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे भी बढ़ते हैं इन्हीं क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट है, ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में फार की संख्या होती है, तो जो कल्टीवेटर ट्रैक्टर चालित होते हैं उनमें फार की संख्या 9 होती है, और कानपुर कल्टीवेटर में फारें 5 होती हैं। अब पूछा गया है सबसे प्रचलित स्प्रेयर, तो स्प्रेयर तो बहुत होते हैं स्प्रेइंग करने के लिए, लेकिन नैपसेक स्प्रेयर जो है किसानों के बीच बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये इसको सुगमता से एक जगह दूसरी जगह कैरी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हल्के खिंचाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने वही सब क्वेश्चंस रखे हैं इस सीरीज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी उन्हीं में से एक है। हल्के खिंचाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो डायनेमोमीटर है। और हल्के खिंचाव पर प्रभाव डालने वाले जो प्रमुख कारक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं अब। तो है हल्का भार, अगर हल हल्का होगा या भारी होगा तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। फार की चौड़ाई पर प्रभाव पड़ता है, चौड़ाई ज़्यादा होगी तो खिंचाव ज़्यादा होगा। क्षैतिज झुकाव का भी प्रभाव पड़ता है। और एक ऐसा कारक है जो नहीं डालता प्रभाव, वो है हल्का हत्था, ये उसके खिंचाव पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति के बराबर होता है तो 746 वाट। नेक्स्ट है, कार्य ज्ञात करने का सूत्र है, तो वो है बल गुणे दूरी, और शक्ति का है कार्य बटे समय। कभी कभी फार्मूले पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, हल्के खिंचाव को प्रभावित नहीं करती, तो भूमि का क्षेत्रफल भी प्रभावित नहीं करता है। और हल्के खिंचाव को प्रभावित करता है, कौन कौन प्रभावित करता है, भूमि का प्रतिरोध, अगर भूमि कड़ी टाइप की है, भारी भूमियाँ हैं तो वो भी ज़्यादा खिंचाव करती हैं, और कोण की चौड़ाई भी और गहराई भी। अगला प्रश्न है, गति का सूत्र, तो गति का सूत्र होता है दूरी बटे समय। अगला प्रश्न है, डायनेमोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, जो अभी हम बात किए थे। डायनेमोमीटर कहाँ प्रयोग होता है, खिंचाव मापने के लिए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला है एक स्प्रिंग किस्म का होता है और एक हाइड्रोलिक किस्म का होता है। अब बात करेंगे, कृषि यंत्रों का खिंचाव मापा जाता है, मापा तो उससे आता है डायनेमोमीटर से, लेकिन किस यूनिट में मापते हैं, तो किलोग्राम में हम लोग मापते हैं। अगला प्रश्न है, कम गहरी जुताई करने पर खिंचाव भी कम होता है। टरबाइन पंप जो होती है, यहाँ पर अब सिंचाई यंत्रों की बात करेंगे तो टरबाइन पंप में अधिकतम 20 इम्पेलर हो सकते हैं।
और एक इम्पेलर से जो ऊंचाई उठाने की क्षमता है वो है 5 से 8 मीटर। आगे बढ़ते हैं। जो जल प्लवनीय पंप है, सबमर्सिबल पंप जो होती हैं, असल में इन्हें जल प्लवनीय इसलिए कहा गया क्योंकि इनका जो मोटर होता है वो पानी के अंदर रहता है। तो कितनी अधिकतम गहराई से पानी उठाया जा सकता है? तो 300 मीटर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 300 मीटर से उठाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस विद्युत मोटर की लंबाई अधिक व व्यास कम होता है? यहाँ पर क्या पूछा गया? लंबाई अधिक हो और व्यास कम हो, तो वो है सबमर्सिबल पंप की मोटर। अगला है, फुटवाल्व लगी होती है, तो आप देख रहे होंगे ट्यूशन पाइप में लगी होती है। नेट है, गेट वाल्व लगा होता है, तो ये निकाह या प्रदाय पाइप जो होता है उसमें लगा होता है। अब अगला प्रश्न है, विकेंद्रीय पंप का जो अधिकतम चूषण लिफ्ट है वो है 6.5 मीटर से ये उसे सक्स कर सकता है। अगला है, विकेंद्रीय पंप से पानी उठाने के लिए आवश्यक चक्रों की संख्या। किस पंप से? विकेंद्रीय पंप से। तो विकेंद्रीय पंप से जो है 1400 चक्कर प्रति मिनट, राउंड पर मिनट होने चाहिए, तो वो पानी उठा सकता है आसानी से। अगला है, विकेंद्रीय पंप में पानी उठाया जाता है, तो किसके द्वारा उठाया जाता है? इम्पेलर के द्वारा। अब है अगला प्रश्न, पानी उठाने के लिए मनुष्य चालित यंत्र हैं, तो कौन कौन से? बेड़ी और ढोकली, दोन और भी काफ़ी हैं, तो ये प्रमुख जो थे वो रखे गए हैं। और मनुष्य चालित यंत्र नहीं है तो वो है रहेट, ये बैलों के द्वारा चलाया जाता है। अगला है, पशु चालित सिंचाई यंत्र हैं, तो रहेट और बलदेव बाल्टी ये दोनों ही पशु चालित हैं। प्राचीन समय में सिंचाई हेतु यंत्र थे, तो बेड़ी, ढोकली, दोन, बलदेव बाल्टी और रहेट, दोनों को इजिप्शियन स्क्रू भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, खेतों में कृत्रिम रूप से पानी देकर फसल उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। अब बात करेंगे सिंचाई की प्रणालियों की। तो सिंचाई की प्रणालियाँ कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर प्रणालियाँ पूछी गई हैं, तो एक है उठाऊ सिंचाई और बहाव प्रणाली। उठाऊ में क्या होता है? लिफ्ट इरीगेशन, और एक है फ्लो इरीगेशन। तो अब देखेंगे, लिफ्ट इरीगेशन जो है 2 समूह में बटी है। इसमें क्या होता है? एक तो मानव या शक्ति के द्वारा, यांत्रिक या विद्युत शक्ति के द्वारा सिंचाई करी जाती, पानी उठाया जाता है। और जो दूसरी टाइप की थी वो थी फ्लो इरीगेशन। इसमें फ्लो इरीगेशन में जो बहाव सिंचाई थी उसमें क्या है? बाढ़ सिंचाई, बारहमासी, सीधी सिंचाई, ये सभी इसके टाइप हैं, और भी होंगे। संचय गाह सिंचाई, जिसे रिजर्वॉयर बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म दिए गए सिंचाई से रिलेटेड, तो उन टर्म को हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ये भी। तो जिन क्षेत्र में खेती की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र बोलते हैं। किसी भी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र क्या होगा? कृषि कमांड क्षेत्र। फिर है ऐसा क्षेत्र जिसमें खेती नहीं होती है, ना ही फसल उगाई जाती, वो है अकृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कोई सिंचाई परियोजना जितने क्षेत्रफल के लिए बनाई जाती है, इसमें सिंचित क्षेत्र के साथ साथ ऊसर भूमि तथा स्थानीय तालाब की भूमि भी हो, उसे समग्र कमांड क्षेत्र कहते हैं। इसमें टोटल जमीन आ जाती है। यहाँ पर एक फार्मूला भी दिया गया है कि जो कृषि कमांड क्षेत्र होता है वो समग्र कमांड क्षेत्र और अकृषि क्षेत्र से, ये आप देख रहे होंगे, ये इसका फार्मूला है कृषि कमांड क्षेत्र का, कि जो टोटल एरिया है उससे जो अकृषि एरिया है जिसमें कुछ नहीं होता है उसे हटा देते हैं, तो हमारा कृषि कमांड क्षेत्र निकल आता है। अगला प्रश्न है, किसी भी फसल में पहला पानी लगाने और अंतिम पानी लगाने के बीच का समय, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टर्म है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। तो इसे बोलते हैं बेस। बेस क्या था? पहला पानी और अंतिम पानी के जो बीच का टाइम था, जो समय था, वो पूछा गया यहाँ पर, उसे जो है बेस बोलते हैं। और इकाई पानी की सिंचाई क्षमता कितनी उसकी कैपेसिटी है, तो उसे ड्यूटी बोलते हैं। और फसल के पूरे बेस क्या था? जो टाइम था पहले और आखिरी पानी का, तो पूरे बेस समय में दिए गए पानी की कुल गहराई, कितना गहरा पानी दिया गया है, वो डेल्टा में होता है। अगला प्रश्न है, 2000 हेक्टेयर कृषि कमांड क्षेत्र के लिए सिंचाई परियोजना। अगर 2000 हेक्टेयर है तो लघु सिंचाई, 2000 से 10,000 हैं तो मध्यम सिंचाई, और 1000 हेक्टेयर है या 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो वो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। तो आपने देखी, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की परियोजना, कुछ उदाहरण परियोजनाएं जो थी सिंचाई परियोजनाएं, उनके बारे में कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे शारदा परियोजना, रामगंगा परियोजना, रिहंद जल विद्युत परियोजना, ये सभी उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं थी, सिंचाई परियोजनाएं। अगला प्रश्न है, जल के स्रोत होते हैं तो 2 टाइप से हैं, एक सतही जल स्रोत और भूमिगत जल स्रोत। सतही जल स्रोत क्या होते हैं? कि जो सतह से ऊपर होते हैं, जैसे नदियाँ, नहरें, नाले, तालाब, झील, कुंड, ये सभी कैसे स्रोत हैं? जल के सतही जल स्रोत हैं। दूसरा था भूमिगत जल स्रोत, अंडरग्राउंड वाटर जो है, तो ये कुएँ हो गया, झरने, नलकूप, पाताल तोड़ कुआँ, ये चारों जो है भूगर्भ जल के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं,
भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला नलकूप है, तो किस टाइप का नलकूप सबसे ज़्यादा यूज होता है? जालीदार नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिंग करते समय गहराई के अनुसार मिट्टी के जो नमूने रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे कूप लॉग या वेल लॉग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 1000 मीटर से अधिक, कितना दिया गया है? 1000 मीटर से अधिक गहराई तक बोरिंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? हाइड्रोलिक मेथड जो है, हाइड्रोलिक विधि, इसके द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दो नलकूप के मध्य की दूरी होनी चाहिए, कि दो नलकूप लगे हों तो उनके बीच में कितना जो है दूरी रखनी चाहिए, डिस्टेंस रखनी चाहिए, तो वो है 60 से 180 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जिससे वो समुचित तरीके से चल पाएँ। अगला है, नलकूप के लिए जो स्थान का चुनाव किया जाता है वो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो पहला है कि उचित ढाल की जहाँ पर रखा वो ऊंची जगह हो, जिससे खेतों तक पानी आसानी से पहुँच जाए। फिर है विद्युत निकटता, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, और भूमि के जल के अच्छे स्रोत होने चाहिए आसपास, या वहाँ पर उस भूमि के जल स्रोत की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गहरी जुताई से मिट्टी में पानी रखने की क्षमता अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, अगर गहरी जुताई कर दी जाए, डीप प्लॉइंग कर दी जाए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, तो कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाने के लिए किया जाता है। अगला है, स्टेटर मोटर का भाग है, तो ये स्थिर भाग होता है, इसमें मोशन नहीं होता है। अगला है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाया जाता है, तो किसके द्वारा चलाया जाता है? उसके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर स्पेशली होता है। नेक्स्ट, ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, पिस्टन जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? संयोजी छड़ से, जिसे कनेक्टिंग रॉड भी बोलते हैं। अगला है, इंजन में स्नेहन के लिए प्रयुक्त खनिज ऑयल, स्नेहन जानते होंगे आप, स्नेहन जो होता है वो जो उसका फ्रिक्शन, घर्षण होता है, उसे कम करने के लिए होता है। सो इसके लिए जो खनिज ऑयल वो हैं SAE30, SAE40, ये इसके लिए रिकमेंड किए गए हैं। तो देख लेते हैं इनका यूज कब किया जाता है। तो जो SAE30 है इसका प्रयोग जाड़ों के मौसम में, SAE40 का प्रयोग गर्मियों में करते हैं। अब इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑटोमोबाइल इंजीनियर। आगे बढ़ते हैं इन्हीं प्रश्नों के साथ। तो है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। और जो विद्युत धारा पर चलाने वाले मोटर के 2 प्रकार होते हैं, एक तो दिष्ट धारा मोटर और प्रत्यावर्ती धारा मोटर। जो दिष्ट धारा मोटर है उसे DC करंट वाला जो होता है, डायरेक्ट करंट, और ये अल्टरनेट करंट AC वाला होता है, प्रत्यावर्ती धारा। अधिकतर ये यूज में लिया जाता है। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो माइकल फैराडे से 1831 दिया गया यहाँ पर, इनसे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, कृषि में कौन से मोटर का अधिक प्रयोग होता है? तो 3 फेज जो मोटर होता है उसका यूज ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसकी क्षमताएं भी अच्छी होती हैं। अगला प्रश्न है, एक फेज में बिजली न आने पर मोटर को सुरक्षित रखता है, तो एक पुश बटन स्टार्टर जो होता है वो सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो ईंधन की ऊष्मा को, जो फ्यूल होता है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदल देता है, तो उसे इंजन कहते हैं। यही इंजन की परिभाषा होती है। अब बात करेंगे इंजन के टाइप की। तो इंजन के प्रकार होते हैं 2, बाह्य दहन इंजन और अंतर्दहन इंजन। आपको नाम सही लग रहा होगा, जो बाह्य दहन इंजन है उसमें ईंधन का दहन बाहर होता होगा इंजन से, और उसमें अंतर्दहन में अंदर होता है। तो बाह्य दहन इंजन में इंजन का ये बात कर चुके हैं, बाहर किया था जैसे रेल का भाप इंजन, ठीक है। और अंतर्दहन इंजन में ईंधन का दहन अंदर कक्ष में होता है, स्पेशली इसकी ऊष्मा दक्षता भी अधिक होती है, किसकी? अंतर्दहन इंजन की। अब बात करेंगे ईंधन के अनुसार इंजन के प्रकार की। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल इट्स 2 टाइप, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। अगला प्रश्न है, सिलेंडर की स्थिति के अनुसार 2 प्रकार के हैं, क्षैतिज इंजन और ऊर्ध्वाधर इंजन। ये सिलेंडर की स्थिति पर डिपेंड करता है। इसमें जो सिलेंडर होता है वो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल इसमें वर्टिकल होता है। अगला प्रश्न है, कार्यकारी चक्र के अनुसार जो स्ट्रोक होते हैं, तो 4 स्ट्रोक वाले इंजन और 2 स्ट्रोक वाले इंजन। अगला प्रश्न है, सिलेंडर ब्लॉक बना होता है, तो सिलेंडर ब्लॉक ढलवां लोहे का बना होता है। इसकी बात हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इंजन का आधार होता है, तो इंजन का आधार होता है क्रैंक केस, इसे इंजन का आधार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सिलेंडर हेड किसका बना होता है? तो सिलेंडर हेड जो है ग्रे कास्ट आयरन या कास्ट एल्यूमिनियम का बना होता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगला प्रश्न है, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने का कार्य कौन करती है? संयोजी छड़ करती है, जो कनेक्टिंग रॉड होती है। अब बात करेंगे इंजन में लगे वाल्व की। तो 2 वाल्व लगे होते हैं, इंटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। इंटेक वाल्व से फ्यूल अंदर आता है, एग्जॉस्ट से उसका जो भी वेस्ट पार्ट होता है वो बाहर चला जाता है।
अगला प्रश्न है, डीजल फ्यूल में उपस्थित बाह्य पदार्थों के मोटे कण तली में बैठ जाते हैं, तो उस पार्ट का नाम है सेडिमेंट बाउल। आप सभी लोगों से मेरा एक सजेशन है, जिन लोगों ने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, जो हम ऑलरेडी 30 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं, तो आप लोग जाइए उनको देखिए, और जो स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप तक वीडियो पहले पहुंच पाए और आप इस वीडियो का भरपूर लाभ ले पाएँ, इस सीरीज का 3100 प्रश्नों वाली का। तो आगे बढ़ते हैं। फ्यूल को बारीक कणों में तोड़कर फव्वारे के रूप में सिलेंडर में भेजता है, तो कौन भेजता है? इंजेक्टर और नोजल। अगला प्रश्न है, सिलेंडर इंजन की दहन प्रणाली होती है, तो सिलेंडर इंजन दहन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, एक तो दबाव वाली प्रेशर वाली और एक स्पार्क वाली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शीतलन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? कूलिंग सिस्टम होता है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंजन जब चलता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिससे वहाँ पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो शीतलन प्रणाली संभवतः 3 प्रकार की होती है। पहला तो है एयर कूलिंग सिस्टम, इसमें हवा द्वारा है, एक है वेस्ट वाटर कूलिंग सिस्टम और ओपन जैकेट कूलिंग सिस्टम, इसमें जैकेट खुली रहती है। नेक्स्ट है RPM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राउंड पर मिनट। ठीक है, ये सभी अच्छे क्वेश्चन थे, आगे भी मिलेंगे। आगे बात करते हैं, दांतेदार बेलन बना होता है, तो दांतेदार जो बेलन होता है वो ढलवां लोहे का बना होता है। कटे चारे की लंबाई घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा? अगर उसमें जो गंडासे लगे उनकी संख्या हम कम कर दें, नॉर्मली 2 होते हैं, अगर हम उसमें एक कम कर दें तो उससे चारे की लंबाई बढ़ जाती है, घटा दें। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात जो होता है वो 16:1 होता है, और पेट्रोल इंजन का जो होता है वो 8:1 होता है। इंजन में वायु को दबाया जाता है, तो किसके द्वारा? पिस्टन के द्वारा दबाया जाता है। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध परियोजना है, तो वो है बुंदेलखंड में। और अगला प्रश्न है, शक्ति चालित खड़े कोयले से रस निकलता है, तो 65 से 70% तक उसमें रस निकलता है। तो आप सभी लोगों से मेरा सजेशन है कि आप ने जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा वो देख लें जाके, और जो 3100 प्रश्नों की सीरीज है इसमें ऑलरेडी हम लोग एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, और आज ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग था, तो आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखिए। अगला प्रश्न है, आलू खोद यंत्र में ज्वाइंटर काम आता है, तो ज्वाइंटर का काम होता है ऊपर के पौधों को साफ करने के लिए, इसका यूज किया जाता है। और अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, वो है डीजल इंजन का संपीड़न दबाव होता है, तो दबाव है वो 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। टेस्टी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।